बड़ी खबर आज की लेकिन जो है उससे शुरुआत करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्रॉफी चोर चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई के सामने एक बेतुकी शर्त रख दी है। क्या है वो शर्त? शर्त यह कि एशियन क्रिकेट काउंसिल भारत को तभी एशिया कप की ट्रॉफी देगा जब भारतीय टीम के कप्तान, हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद दुबई में एसीसी के दफ्तर आएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो बीसीसीआई के पदाधिकारियों को ये ट्रॉफी नहीं देंगे और अगर भारत को ये ट्रॉफी चाहिए तो सूर्य कुमार यादव को खुद उनके पास आना होगा। नौटंकी देखिए नकवी की। सोचिए, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। पहले तो मोहसिन नकवी ने खुलेआम एशिया कप की इस ट्रॉफी को और हमारे खिलाड़ियों के मेडल्स को चुरा लिया और अब वो इस तरह की बेतुकी शर्त भारत के सामने रख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नियमों के तहत जब ट्रॉफी मंच पर आ चुकी थी और जब इसे भारतीय टीम को सौंप देना चाहिए था तब उसे वहां से चोरी किया गया। और अब जब बीसीसीआई ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी को अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए और ये ट्रॉफी बीसीसीआई को सौंप देनी चाहिए, तब वो मनमानी कर रहे हैं। पहले खबरें आई थी कि मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी और भारतीय खिलाड़ियों के मेडल्स चुराने के लिए माफी मांगी है, लेकिन अब इस माफी को लेकर मोहसिन नकवी का एक नया स्पष्टीकरण आया है। वो ये कह रहे हैं कि फाइनल वाले दिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो कुछ हुआ उसके लिए उन्हें कोई पछतावा नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी तरह की माफी नहीं मांगी है। उनका कहना है कि अगर भारत को ये ट्रॉफी चाहिए तो वो दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आकर ये ले सकता है और यही माफी मांगने का, उनका माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। हालांकि बीसीसीआई के सूत्रों ने हमें बताया है कि मोहसिन नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक में ये कहा कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो अव्यवस्था और देरी हुई उसके लिए वो सभी सदस्य देशों के क्रिकेट बोर्ड से माफी चाहते हैं, लेकिन भारत को जो ट्रॉफी नहीं सौंपी गई और हमारी ट्रॉफी को चुरा लिया गया उस पर मोहसिन नकवी को कोई पछतावा नहीं है। अब इस पूरे विवाद के बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। असल में दुनिया इस शख्स को मोहसिन नकवी कहती है, लेकिन हम इसे मोहसिन नकली कहना चाहते हैं। और सोचिए, नकवी नहीं नकली है। सोचिए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इसने ये जो ट्रॉफी चुराई उसके पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख और सुपर पीएम जनरल आसिम मुनीर है। पाकिस्तान में ऐसा माना जाता है कि आसिम मुनीर की पसंद पर ही शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का गृह मंत्री बनाया था और इस वक्त भी मोहसिन नकवी लगातार शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के संपर्क में रहता है। इसीलिए सोचिए, जब पाकिस्तान की सरकार का मंत्री ही हमारी ट्रॉफी चुरा कर बैठा हो, कुंडली मारकर बैठा हो, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इसके पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर हो। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान के मीडिया को सुनिए जो ये कह रहा है कि भारत ट्रॉफी चोर के इल्जाम में मोहसिन नकवी को गिरफ्तार भी करवा सकती है। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि कैसे पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। अब आप वो देखिए, गृह मंत्री है ये तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई हैं, जहां मीरपुर खास में अल्पसंख्यक दलित और आदिवासी हिंदुओं ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और इन लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने पहले उनकी एक नाबालिग बेटी का अपहरण किया, इसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करके उसे मुस्लिम बनाया। जब यह परिवार अदालत पहुंचा तो अदालत में भी आरोपियों ने पीड़ित हिंदू परिवार के साथ मारपीट की। अदालत में जज ने पीड़ित परिवार के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के इन अल्पसंख्यक हिंदुओं का दर्द संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका जैसे देशों को दिखाई देगा? आखिर कब तक पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण करके उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाएगा? पाकिस्तान में हिंदू पहले से ही नर्क जैसे हालात में जी रहे हैं और इसी साल मार्च 2025 में भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताई थी। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की इसी साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू ईसाई लड़कियों का अपहरण होता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि दुनिया में इन अल्पसंख्यक हिंदुओं का दर्द किसी को नहीं दिखता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति का मसीहा दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो इसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनसे मुलाकात करते हैं। तब ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें हवा हो जाती हैं। पाकिस्तान में सिर्फ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म नहीं हो रहा, बल्कि पीओके में भी पाकिस्तान की सेना लगातार खून खराबा कर रही है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए।
अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दरअसल दिखाना चाहती हूं। देखिए, पीओके में जो आप ये विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, ये लगातार कुछ दिनों से हो रहा है और ये कहां पर पहुंच रहा है, किन इलाकों में है, ये सच्चाई है। ये यूट्यूब का कोई पुराना वीडियो नहीं है, ये आज की स्थिति है पीओके में। कश्मीर का वो हिस्सा जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, यहां पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और ये एक बहुत बड़ा संकेत है आने वाले दिनों के लिए। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो एंट्री पॉइंट बंद करने की कोशिश हो रही है डडियाल में, ये पाक सैनिक पीओके में यहां से आते हैं और रावलकोट हो, बाग पीओके हो, मुजफ्फराबाद, ये तमाम देखिए एलओसी हमने लाल में आपके लिए बनाया हुआ है। मीरपुर, डडियाल, कोटली, रावलकोट, बाग पीओके और मुजफ्फराबाद, और यही डडियाल है जहां से एंट्री पॉइंट बंद करने की कोशिश हो रही है। पूरा जैम करने की कोशिश में ये तमाम विरोधी निकले हैं। अगर इस नक्शे को आप देखेंगे तो अवामी एक्शन कमेटी के ये विरोध प्रदर्शन रावलकोट, मीरपुर से डडियाल पहुंच गए हैं। ये पूरा रूट है उनका जो आप समझ रहे हैं इस वक्त। रावलकोट, कोटली, डडियाल पहुंच गए हैं। वहां लोगों ने डडियाल एंट्री पॉइंट पर रास्ते को बंद करने की कोशिश की है। ये वही एंट्री पॉइंट है जहां से पाकिस्तानी सैनिक पीओके के इन इलाकों में आते हैं और अब इसे ही बंद करने की कोशिशें हो रही हैं। गुस्सा देखिए, प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर पीओके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बहाल नहीं किया जाता है, जिसे फिलहाल वहां पर डर कर पाकिस्तान सरकार ने रोक दिया है, तो सभी कम्युनिकेशन टावर्स को ध्वस्त कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रावलकोट को पहले पाकिस्तान की आईएसआई का गढ़ माना जाता था, ये कहा जाता था कि आईएसआई यहां आतंकवादी कैंप्स को मदद पहुंचाती है रावलकोट में, अब उसी रावलकोट में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़की हुई है। और आज भी पीओके में यह ऐलान हुआ है कि सभी प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। मुजफ्फराबाद से पाकिस्तानी सरकार को आखिरी चेतावनी दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि पीओके पाकिस्तान से संभल नहीं रहा और अब वहां कुछ बड़ा करने की तैयारी हो रही। व्हाइट हाउस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुछ नई तस्वीरें जारी की, जिनमें वो फोन पर कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांग रहे हैं। आप अगर इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो इनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास एक लैंडलाइन फोन दिख रहा है, जबकि इसका रिसीवर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने कान पर लगाया हुआ है। फोन किसकी गोद में है? डोनाल्ड ट्रंप की गोद में। रिसीवर है नेतन्याहू के हाथ में। व्हाइट हाउस ने बताया कि ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। व्हाइट हाउस ने ही ये तस्वीर जारी की और बताया कि उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठकर फोन किया, उनसे दोहा में पिछले महीने हुए इजरायली हमले के लिए माफी मांगी। और यह माफीनामा भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक कागज पर लिखकर दिया गया था और वो इसको पढ़ रहे थे। आपको उनके सामने एक पेपर भी दिख रहा होगा। वो इसे पढ़कर फोन पर कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांग रहे थे। देखिए, देखिए, इजराइल ने कतर से वादा किया है कि वो अब कभी भी उसके देश पर हमला करने की गलती नहीं करेगा और कतर ने भी इजराइल की इस माफी को स्वीकार कर लिया है। शटडाउन मोड, इसे यूएस शटडाउन ही भी कहते हैं, जो एक ऐसी स्थिति में लागू होता है जब अमेरिकी सरकार के पास सरकार चलाने का बजट नहीं होता और ये पैसा उन्हें कब मिलेगा ये भी निश्चित नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब तक सरकार चलाने का पैसा नहीं मिलता तब तक सारे सरकारी कामकाज, सरकारी दफ्तर, सब कुछ बंद कर दिए जाते हैं, जिसे यूएस शटडाउन कहा जाता है। जिस तरह से भारत में बजट पास होता है, वैसे ही अमेरिका में सरकार चलाने के लिए हर साल बजट पास कराना जरूरी होता है। और इसमें अगर यूएस कांग्रेस यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किसी भी कारण से खर्च से जुड़ा कोई बिल पास नहीं होता तो उसे गवर्नमेंट शटडाउन मोड कहा जाता है और उसमें सरकार चली जाती है। आप अमेरिका की सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भारत के संदर्भ में वहां की राज्यसभा, लोकसभा से मिलाकर देख सकते हैं और ये मिलकर यूएस कांग्रेस बनते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब ये यूएस कांग्रेस खर्च करने की अनुमति नहीं देती तब सरकार के पास पैसा नहीं होता और वो सरकारी एजेंसियों को वेतन नहीं दे पाती और इसी वजह से उनसे जुड़े दफ्तर, सेवाएं बंद कर दी जाती है। शटडाउन के दौरान सरकारी कामकाज से जुड़े कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बगैर वेतन की छुट्टियों पर भेज दिया जाता है और इस बार भी अमेरिका में यह शटडाउन शुरू हो चुका है। भारत के घुसपैठियों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का संघ मॉडल क्या है? ये बहुत दिलचस्प खबर है आज की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में संघ के शताब्दी समारोह में शामिल हुए।
जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। इसमें सिक्के के एक तरफ सत्यमेव जयते और भारत इंडिया लिखा है और दूसरी तरफ भारत माता और संघ कार्यकर्ताओं की आकृति उकेरी गई और उनके साथ में लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष। एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। ये देखिए, एक तरफ एम्ब्लेम और दूसरी तरफ इस पर भारत और इंडिया और 100 रुपया भी लिखा है और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे पहली बार भारत के इतिहास में भारत मां की तस्वीर लगी है और संघ के कार्यकर्ताओं की। इस डाक टिकट और सिक्के को जारी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह है कि संघ और उसके स्वयंसेवकों का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र प्रथम, और दूसरी बात यह कि संघ के पास एक ऐसा रोड मैप है जिससे घुसपैठियों की चुनौती से निपटा जा सकता है। सुनिए। सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारी एकता को तोड़ने की साजिशें, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र, एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि घुसपैठियों से निपटने का संघ मॉडल क्या हो सकता है। तो संघ के पास पूरे भारत में 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, जिनकी जिला, तालुका, ग्रामीण स्तर पर बहुत मजबूत पकड़ है और ये स्वयंसेवक घुसपैठियों की पहचान में पुलिस प्रशासन की मदद कर सकते हैं। चूंकि जमीन पर उनकी इतनी मौजूदगी होती है, वो लोगों से संपर्क में रहते हैं, हमेशा उनसे मिलते जुलते रहते हैं। RWA जो अलग अलग रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके साथ वो हमेशा संपर्क में रहते हैं। अपना सुबह का जो उनका अभ्यास होता है वो करते हैं, जिसमें कई लोग शामिल होते हैं, तो लगातार संपर्क में होते हैं। उनके लिए किसी नए व्यक्ति को अगर वो अवैध घुसपैठिया है तो उसको पहचानना आसान होगा और उनकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बहुत मजबूत रहती है, क्योंकि वो लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो अगर कोई नया या कुछ नए लोग किसी दूसरे देश से आकर बसे हैं तो उनको जानकारी सबसे पहले मिलती है। और संघ ने बार बार इस बात को दोहराया कि घुसपैठियों के खिलाफ देश की मजबूत नीति और कानून होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को कह दिया कि उनके पास घुसपैठियों के खिलाफ संघ का रोड मैप है। जिस वक्त देश में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, कन्याओं का पूजन सम्मान किया जा रहा है, तब इसी देश में कुछ ऐसे रावण भी हैं जिन्होंने बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। राजस्थान के टोंक में कुछ ऐसी ही दुखद तस्वीरें आई हैं। जहां एक 13 साल की छात्रा ने आरोप लगाया कि कुछ लड़के उसे महीने भर से परेशान कर रहे हैं और वो कोचिंग से आते जाते उसे छेड़ते हैं। ये लोग उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बना रहे हैं। ऐसा ना करने पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहे हैं। छात्रा का कहना है कि पिछले हफ्ते उन्होंने उसका पीछा करते हुए हाथ पकड़ लिया और उसके साथ में बदतमीजी की। तो उन्होंने मुझे रोका और धमकी देने लगे। क्या बोला? उन्होंने मुझे बोला कि तेरा धर्म परिवर्तन करा देंगे, तेरे से निकाह कर लेंगे, तो और बोला कि तू नहीं मानी तो तेरे पे एसिड डोल देंगे। नाबालिग से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ताहिर और फाइज को गिरफ्तार कर लिया है। 3 और आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। आरोपियों ने छेड़खानी का विरोध करने पर कोचिंग संचालक पर जानलेवा हमला भी किया था। उस वक्त आरोपी हथियारों के साथ पहुंचे थे। घटना के बाद से टोंक में लोगों में काफी गुस्सा था। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन भी किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पैदल परेड भी कराई।
तब आपको पिछले हफ्ते बरेली में हुई हिंसा की कुछ नई तस्वीरें दिखाते हैं जो पुलिस ने ही जारी की हैं। पुलिस का कहना है कि इन दंगों की साजिश के लिए मस्जिदों का सहारा लिया गया था। और बरेली में जगह जगह हजारों लोगों को जमा किया गया, लेकिन पुलिस पहले से ही सतर्क थी और लगातार निगरानी कर रही थी। पुलिस द्वारा जारी की गई ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, जिनमें शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश साफ नजर आ रही है। पुलिस द्वारा जारी बरेली बवाल के ड्रोन फुटेज में नजर आ रहा है कि खलील तिराहे पर स्थित आला हजरत मस्जिद के पास नमाज के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने इस्लामिया ग्राउंड जाने का प्रयास किया। पुलिस के रोकने के बाद भी भीड़ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। इस दौरान लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद नदीम नाम का आरोपी पुलिस से लूटे गए हैंड वायरलेस सेट के जरिए पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। साजिश के तहत एक के बाद एक 6 स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन किए गए। प्रशासन अब वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान कर कार्रवाई कर रहा है। कल दशहरा है। हर साल की तरह इस बार भी हमारा देश दशहरे के मौके पर 10 सिर वाले रावण को जलाकर विजयादशमी मनाएगा और यह संदेश दिया जाएगा कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन अच्छाई को उस पर हमेशा विजय मिलती है। लेकिन आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप इस बार के दशहरे को प्रासंगिक और व्यावहारिक बनाना चाहते हैं तो त्रेता युग के रावण को नहीं, बल्कि कलयुग के रावण को खत्म कीजिए। और ये कलयुग का रावण कैसा दिखता है और इसके 10 सिर किन 10 बुराइयों के बारे में बताते हैं, मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाना चाहती हूं। क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें हम चुनावी शोरगुल में, राजनीति की बातों में भूल जाते हैं। ये एक AI जनरेटेड वीडियो है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे ये त्रेता युग का नहीं, बल्कि आज का रावण है, जिसमें इसका एक सिर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी की बुराई के बारे में बताता है। ये जो बीचों बीच आप देख रहे हैं, ये देखिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, उसके बाद इधर आइए प्रदूषण, जिससे मुक्ति चाहिए। दूसरा प्रदूषण है, सिर वाला जो रावण है। तीसरा गरीबी और असमानता, ये आज भी एक बड़ी लड़ाई है इस देश के लिए, एक बड़ा संघर्ष है। तीसरा सिर, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, खराब शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है। क्यों नहीं हो सकता? अगर एक एक विधायक, एक एक सांसद ये तय कर ले कि उसे अपने इलाके में एक स्टेट ऑफ द आर्ट बेहतरीन स्कूल चलाना है, अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में ले जाकर पढ़ाए, परिस्थिति बदल सकती है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया की लत, टाइम बांधिए कि कितनी देर आपको टीवी, किसी स्क्रीन पर रहना है, क्योंकि हम उस डिजिटल, जिसको कहते हैं टॉक्सिसिटी, से इतने ज्यादा भर गए हैं कि हमें सही गलत बात करने का तरीका, नहीं करने का तरीका सब भूल गए हैं। वो लकीर ही मिटती चली जा रही है। आप अच्छे जाने माने लोगों की भाषा देखिए सोशल मीडिया पर, मतलब अबे तबे की भाषा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लिखते हैं, अबे ये किसने किया रे, इस तरह की भाषा पर हम पहुंच गए हैं। तो हमारी जो सेंसिटिविटी है एक दूसरे के सम्मान को लेकर, वो कैसे धरातल पर पहुंच गई है, उसको देखने की जरूरत है। महिला अपराध, ये वो रावण है जिसे मिलकर मारना होगा। ये समझना होगा कि हमें इसके लिए सख्त कदम उठाने हैं। इसमें हर राजनीतिक पार्टी को यह सोचना बंद करना होगा कि ये मेरा नेता, ये तेरा नेता, तेरा नेता तो बुरा हुआ, मेरा नेता तो चुप हो जाओ। अगला, पेपर लीक। पेपर लीक वो रावण है जिसको लेकर आज के युवा बहुत चिंतित हैं। जूम इन करके पहुंचिए, क्योंकि सालों साल पढ़ते हैं, पेपर लीक रोकना ही पड़ेगा। और पेपर लीक होने के बाद अच्छी बात है, आप कार्रवाई करते हैं, जिसने पेपर लीक किया उसको पकड़ते हैं, लेकिन फुल प्रूफ सिस्टम बनाइए, क्योंकि जिस बच्चे ने वो पूरे साल पढ़ाई की है उसका साल बर्बाद होता है, उसकी मेहनत बर्बाद होती है। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, ये तीसरी है। जब तक नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं कराएगा, तब तक तस्वीर नहीं बदलेगी। अपने क्षेत्र में चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, अच्छे अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट एक अस्पताल तो बनाकर दिखाइए, ताकि लोगों को दिल्ली में आकर अपना इलाज ना कराना पड़े। धार्मिक जातिगत कट्टरता,
हालांकि हमने इसको यहां पर इस कोने में डाला है, लेकिन ये वो खतरनाक कीड़ा है जो समाज को, देश को अंदर ही अंदर खा जाता है। और इसीलिए जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, कट्टरता के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान, ट्रैफिक जैम, खराब सड़कें, ये वो अगली मुसीबत है जिसका सामना और संघर्ष, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमने एआई से ट्रैफिक जैम का ये रावण भी बनाया जो हर रोज शहरों में लोगों का जीवन मुश्किल बना रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहरों में हर साल इस ट्रैफिक जैम के कारण 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। भारत में हर व्यक्ति हफ्ते में कम से कम 7 घंटे आता है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि अगर आपको मारना ही है तो आज के इन रावण को मारिए और इन बुराइयों को हमारे समाज, हमारे देश से खत्म कीजिए। इस रावण को आप कुछ और आंकड़ों से समझ सकते हैं।